वीरेंद्र यादव जी, जयप्रकाश यादव जी, रीता जी, तो और इतनी मुश्किलों के बाद भी इतने लोग सुनने को जमा हो गए। हम लोग इसी चिंता में थे कि हम लोग कैसे आज इसको शुरू कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया ऐसे विषय को रखने के लिए। पिछड़ेपन के भी पक्ष है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विचार करने योग्य हैं, तो उस कहानी को बस अभी तो मैं इस पर नहीं बात करूंगी। मुझे ये कहा गया है कि मैं प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री का जो पक्ष है, जो विविध आयाम जो रखे गए हैं, उसमें जो स्त्री वाला पक्ष है उसको मैं रखूं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती है बात कि मैं एकदम सीधे सीधे सिर्फ स्त्री की का पक्ष कैसे रखूं, क्योंकि स्त्री इस समाज में अंतर्मुखित है। इस समाज की प्रक्रिया, उसके बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसे अलग से जाहिर करना, उसके ऊपर अलग से कोई चीज कहना, बहुत सारी चीजों को मिलाकर ही कहना पड़ेगा। वीरेंद्र यादव जी ने इतना अच्छा संक्षेप में जिस तरह का दिशा निर्देश किया है अपने बीज वक्तव्य के माध्यम से, उससे मुझे थोड़ी सहूलियत भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि किस तरह चीन के क्रांतिकारी कवि लू शुन, सोवियत संघ के क्रांतिकारी लेखक गोर्की और प्रेमचंद हमारे यहाँ, और ये याद रखना चाहिए कि कैसा वो समय था 1936 का समय, जब तीनों ही लेखक उसी वर्ष हमारे बीच नहीं रहते हैं। और शिवानी देवी वाले संस्मरण में वो लिखती हैं कि किस तरह प्रेमचंद बेचैन हो गए थे गोर्की की मृत्यु की खबर सुन करके, और वो उठ करके उनको श्रद्धांजलि देने जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो खुद बहुत बीमार थे। तो इस परंपरा को याद करते हुए ये भी याद करना चाहिए कि प्रेमचंद जब अपने लेखन की शुरुआत बहुत सक्रिय तरीके से कर रहे हैं, वो दौर है 1917 का, और भारतीय समाज का वो दौर नवजागरण और तमाम सुधारों का दौर है। 1917 पूरी दुनिया में एक ऐसा समय है जिससे कि पूरी दुनिया की राजनीति, समाज, संस्कृति, तमाम चीजों पर उसका असर पड़ा। और जाहिर है कि भारत में भी जब चांद पत्रिका का अछूत अंक निकल रहा था, विदुषी अंक निकला, जिसमें कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पत्रिका में सारे के सारे लेख जो हैं वो लेखिकाओं के लिखे हुए हैं, इसमें सारी स्त्रियां ही लिख रही हैं। चांद का जो विदुषी अंक है, अछूत अंक निकला, फांसी अंक निकला, जिसको कि प्रतिबंधित भी कर दिया। और उसी वक्त 1917 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में 1915 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में महिलाएं जो है एक बड़ा सम्मेलन कर रही हैं युद्ध के खिलाफ, बहुत बड़ा सम्मेलन कर रही है। वहां पर पूरी तमाम तरह के यूरोपियन रेनेसां के बाद जो चीज घटित हो रहा है, और हमारे यहाँ 1917 में मॉन्टेग्यू से मिलने जा रही है महिलाएं मिलकर एक सम्मेलन करने के लिए, और महिलाओं के अधिकारों पर बात रखने के लिए मॉन्टेग्यू से मिलने जा रही है। चांद पत्रिका में ये सब जाहिर होता है, और चांद पत्रिका के अंक पढ़ने से समझ में आता है कि उस वक्त स्त्री शिक्षा को लेकर और तमाम चीजों को लेकर क्या बात चल रही है। लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि भारतीय समाज में जो नवजागरण, जिसे रामविलास शर्मा ने नवजागरण, उससे पहले तो कई लोगों ने पुनर्जागरण कहा, जो कि गलत बाद में साबित हुआ। वीर भारत तलवार ने उस पर बहुत सारा काम किया रेनेसां को लेकर के, बांग्ला नवजागरण, मराठी नवजागरण, और किस तरह से नवजागरण शब्द को भारतीय परिदृश्य में वो पुनर्जागरण नहीं था बल्कि नवजागरण था, और बल्कि उससे भी पहले अवेकनिंग का समय कहा जाता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो भारतीय समाज क्या यूरोपियन जो रेनेसां था उससे प्रभावित था या नहीं था? वो थोड़ा पहले वहां पर हुआ, जिसमें कि वोल्टेयर, कोपर्निकस की किताब आ चुकी थी, गैलीलियो और ब्रूनो वगैरह के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से चर्च से अलग किया जा रहा था तर्क को, विवेक को और ज्ञान को। भारतीय समाज में वो चीज थोड़ी देरी से आई, और आप बहुत मोटी मोटी बात मैं कह रही हूँ कि नवजागरण के समय ही ये समझ में आता है कि हमारे लेखक एक द्वंद्व, एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, खास तौर से स्त्रियों को लेकर के और दलितों को लेकर भी, कि वे एक तरफ आधुनिक शिक्षा उनके ऊपर पुश है इस समाज का कि आप महिलाओं को आधुनिक शिक्षा दें। हंटर आयोग की सारी रिपोर्ट्स में आप रस्साकशी में पढ़ सकते हैं वीर भारत तलवार को, जो उन्होंने तथ्य रखे हैं। तो ये कोई मनोजन्मा भाव नहीं था कि एकाएक भारतीय समाज में किसी को ख्याल आया कि अब औरतों को आधुनिक कर देना चाहिए, बल्कि समाज की जो मटेरियल कंडीशन थी उसकी तरफ से एक दबाव था कि उनको आधुनिक शिक्षा देना जरूरी हो गया। दूसरी तरफ उनको अपनी अस्मिता और अस्तित्व का संकट भी था कि भारतीय समाज तथाकथित रूप से जो हिंदूवादी किस्म का
वर्ण व्यवस्था का पक्षधर जो समाज रहा है, वहां उनकी अपनी संस्कृति का कोई प्रॉब्लम, उसकी कोई समस्या ना हो जाए, तो वो अपनी अस्मिता को बचाने के द्वंद में आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी वो दिखाई पड़ रहा है, और वो हर जगह हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ वे वैष्णव की वार्ता भी लिख दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्लाम के 5 महापुरुषों की जीवनी भी लिख रहे हैं, रसा नाम से वो गजलें भी लिख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज अंतर विरोधी किस्म की कर रहे हैं। और ऐसे तमाम नवजागरण के जितने बड़े लेखकों का आप नाम लेंगे, चाहे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, उसके बाद आप जितने भी नाम प्रेमचंद को भी ले लें, तो कहीं ना कहीं ये अंतर विरोध आपको दिखाई पड़ता है कि एक तरफ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का जो प्रसार हो रहा है उसको भी हैंडल करना है, दूसरी तरफ अपनी अस्मिता भी बचानी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो वो लाइन ही ले ली कि भाई हमारी स्त्रियां ये सब ज्ञान नहीं लेंगी, भारतीय शिक्षा एक उसकी पद्धति है, और इसलिए उनको कैसे परिवार चलाया जाए, बाल बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, कैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह की समझ बना करके कैसे अपने परिवार को चलाने लायक जो स्त्री हो सकती है थोड़ी, और लेकिन और वो हंटर आयुग में भी ये सारी चीजें थी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये दौर था, और याद कर लेना चाहिए, चूंकि नवजागरण थोड़ा एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए बात रख दे रही हूँ, कि हमें याद रख लेना चाहिए राधा मोहन गोकुल को भी, जो उस समय के बड़े आलोचक हुए और जिन्होंने लगातार ऐसे मजदूर किसानों को केंद्रित करके किताबें लिखी, लेख लिखे, और यहाँ तक कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे एक किताब लिखी, देश का धन, राजनीतिक अर्थशास्त्र की किताब लिखी, देश का धन, और उससे पहले बांग्ला में भी देवस्कर वगैरह ने लिखा था, लेकिन देश का धन और संपत्ति शास्त्र जो महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की किताब संपत्ति शास्त्र में बहुत शार्पनेस नहीं है, बहुत तेजी नहीं है, जो इकोनॉमिक्स को लेकर के भारतीय समाज में जो इकोनॉमी चल रही है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो आर्थिक बदलाव आ रहे हैं, उसकी समझ उस तरह से शार्प नहीं है जितनी की राधा मोहन गोकुल के पास है। श्रमिक क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, मजदूरी क्या होती है, पूंजी क्या होती है, पिछड़ा सामंतवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, ये सारे आलोक इन सारे आइनों के बीच में भारतीय समाज को समझते हैं, और इसीलिए उनकी समझ दलितों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी ज्यादा बेहतर और विकसित दिखाई पड़ती है। इन सब को आप याद करके सोचिए कि क्या प्रेमचंद उस जमाने में जब लिख रहे थे तो वे इन अंतर विरोधों से गुजर रहे थे या नहीं गुजर रहे थे, उनके क्या द्वंद्व थे, और उनका इतना विशाल लेखन है कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ निकाल सकता है। अभी आप देखेंगे कि एक कहानी जो प्रियदान नाम की उनकी कहानी है, उसी कहानी में वे लिखते हैं कि परिवार एक पवित्र चीज है जहां आदमी को सुकून और आराम मिलता है। उसी कहानी में वो लिखते हैं कि परिवार आदमी को अमानवीय बनाने की संस्था है और परिवार सबसे ज्यादा शोषण की संस्था है। इसी तरह आप बहुत सारे पक्ष विपक्ष उनके भीतर निकाल लेंगे, और बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, कहीं से भी कोई एंगल उठाकर बिना संदर्भ के भी हम लोग रखते हैं। इसलिए प्रेमचंद में भी कई जगह हम गड्ढमगढ़ हो जाते हैं कि आखिर प्रेमचंद क्या थे, और लेकिन उनके लेखन की जो ताकत थी, जो किसान मजदूर की थी, इस वजह से वो सबसे ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने रखी। तो मैं वीरेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद को पढ़ने के लिए हम रामविलास शर्मा से गुजरते हैं, हम नामवर सिंह से गुजरते हैं, हम बहुत सारे ऐसे आलोचकों से गुजरते हैं, और चिंता करते हैं कि आज हमारे यहाँ आलोचना ठीक से हो नहीं रही है, हिंदी में आलोचना की स्थिति बहुत खराब है। तो ये सोचना चाहिए कि क्यों खराब है। वीरेंद्र यादव जी ने जिस तरह की आलोचना रखी है प्रेमचंद के संदर्भ में रामविलास शर्मा को लेकर के, वो बहुत तार्किक आलोचना है। तमाम मतभेद मेरे भी वीरेंद्र यादव जी से हैं, रामविलास शर्मा जी से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि जब रामविलास शर्मा ने एक खांचा फिट किया कि वर्गीय ढांचे में देखा जाए प्रेमचंद के समूचे साहित्य को, उन्होंने प्रस्तावना रखी कि उन्होंने प्रेमचंद को उठाया ही इसलिए कि भारतीय समाज के वर्गीय विश्लेषण के लिए एक प्रस्तावना रखी जाए, और उन्होंने उनके अंतर विरोध खुलकर सामने आ जाते हैं जब वो तुलसी पर अपनी बात रखते हैं, और बहुत ही एकांगी बात रखते हैं, और वो किसी तरह से वो तर्क में नहीं आती बात की उस पर और बात की जाए। लेकिन ध्यान देना होगा कि जब वे वर्गीय ढांचे की बात करते हैं और जहां की वीरेंद्र यादव जी काटते हैं उस बात को, आलोचना रखते हैं अपनी
कि समाज में उस वक्त जब रामविलास शर्मा लिख रहे थे और वो चाहते थे कि गोरकी की मदर खोज रहे थे वो, और वो सोवियत संघ का जो ढांचा था वो खोज रहे थे प्रेमचंद में। और उस दौर में प्रेमचंद के आसपास जो भोजपुर और अवध का इलाका था वहां पर कोई भी उद्योग नहीं उस तरह से विकसित हुआ था, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें विकसित नहीं हुई थी, क्योंकि रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद का संपर्क मजदूरों से कम था। ये बात बिल्कुल सही है कि अवध के इलाके और भोजपुर के इलाकों में औद्योगिक चीजों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन समूचे भारत में जिस तरह का लेखन चल रहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर मैंने आपको राधा मोहन गोकुल के बारे में बताया, यहाँ तक कि जिनको हम प्रतिगामी लेखक मान सकते हैं, उन लेखकों के भी साहित्य को अगर हम उठाकर देखते हैं तो ये वो दौर था जब मजदूरों, साम्राज्यवादियों के खिलाफ लेखन, मजदूरों के समर्थन में लेखन, किसानों के समर्थन में लेखन और राष्ट्रवाद या स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई को ही आईना बना करके साम्राज्यवाद के विरोध में जितना लेखन किया जा रहा था, उतना लेखन तो शायद आज भी नहीं हो रहा है। मजदूर किसान आज हमारे लेखन के केंद्र में नहीं है। और मैं नहीं कहती कि अस्मिता और जो पहचान की राजनीति या पहचान को लेकर के जो लेखन किया जा रहा है ना हो, वो एक बारीक अध्ययन होगा। और वीरेंद्र यादव जी इसी मामले में सबसे कई बार उनकी आलोचना इसलिए आगे की तरफ जाती है क्योंकि वो उनको भी फटकारते हैं जो सिर्फ अस्मिता में अटक कर रह जाते हैं और एक राज्य और सत्ता की हिस्सेदारी तक सीमित रह जाती है उनकी विचारधारा, और उनको भी जो यांत्रिक ढंग से सिर्फ वर्गीय तरीके से समाज को देखते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह करके महिलाओं पर आऊंगी धीरे धीरे कि प्रेमचंद का जो समय था जब वो 1917 से, अगर मैं मान लेती हूँ कि दो भागों में बांटते हैं, तो अगर निर्मला या सेवा सदन जब वो लिखते हैं तो वहाँ महिलाएं केंद्र में होंगी, महिलाओं पर उनकी दृष्टि ज्यादा है। आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर महिलाएं उस तरह से केंद्र में नहीं है कि वो महिला केंद्रित कोई उपन्यास नहीं लिख रहे, वे पूरे समाज की संरचना पर लिख रहे हैं। महिलाएं उसमें एक अंग के रूप में, महत्वपूर्ण अंग के रूप में आती जाती हैं, लेकिन महिलाएं केंद्र में अब नहीं रह गई, उनके विचार बदल रहे हैं। उन्होंने शिवरानी देवी से ये कहा, पहले वो कहते थे कि मैं गांधी का कुदरती चेला हूँ, चेला ही नहीं कुदरती चेला बोलते थे। अब कुदरती चेला के बाद में समझते हैं इस बात को और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि भारत की मुक्ति का रास्ता बोल्शेविकों का रास्ता है, लेनिन का रास्ता है, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा कि करीब करीब मैं मार्क्सवादी हो गया, यानी गांधीवाद से होते हुए उसमें भी वो कहते हैं करीब करीब अब मैं मार्क्सवादी हो गया हूं। और ये भी नया जमाना पुराना जमाना में ये भी लिखते हैं कि आने वाला समय जो है वो मजदूर किसानों का है, समय की रफ्तार, दुनिया की रफ्तार इसी ओर संकेत दे रही है। तो इस तरह प्रेमचंद उत्तरोत्तर बहुत विकसित होते हैं, अपने विचारों में भी बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं, और महिलाओं का केंद्रीकरण जो उनके पूर्वार्ध के रचनाओं में दिखाई पड़ता है कि वो पहले सिर्फ उस पर केंद्रित जो उपन्यास या रचना दिखती है और उसमें एक मार्मिकता, एक अलग तरह की करुणा और भाववाद जो दिखाई पड़ता है, जो आपको उद्वेलित भी करता है और एक आदर्शवाद की तरफ ले जाता है, वो धीरे धीरे छूटता दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रेमचंद आगे तक भी बहुत ज्यादा कई जगहों पर आदर्शवाद को छोड़ नहीं पाते हैं। मुझे इसका बीज जो है नवजागरण के उस द्वंद्व में भी दिखाई पड़ता है जो हमारे यहाँ के तमाम आलोचकों लेखकों में दिखाई पड़ा, अंत तक, आजादी के बाद तक वो दिखाई पड़ा अपनी पहचान को लेकर के। फिर धीरे धीरे जब प्रेमचंद उस चीज को समझते हैं कि देश की संरचना सिर्फ किसी एक अस्मिता, एक पहचान, एक चीज से नहीं होगी, तो उन्होंने बृहत्तर समाज को समेटा है। हम नहीं कह सकते कि प्रेमचंद के यहाँ कौन व्यक्ति नहीं है, मिडिल क्लास का, एलीट वर्ग का, जमींदार, कारीगर, छोटे छोटे बच्चे, विधवाएं, पता नहीं और कितने कितने तरह की। इसलिए वो गोरकी से ज्यादा टॉल्स्टॉय के निकट नजर आते। गोरकी तो एकदम टू द पॉइंट लिखते हैं ना, एक उनका लेखन बिल्कुल दूसरे तरीके का, और टॉल्स्टॉय पार्टीबद्ध लेखन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉल्स्टॉय के व्यक्ति को समझने की, समाज को समझने की लेयर जो स्तर दर स्तर जो उनके पास चीजें हैं, वो प्रेमचंद भारतीय समाज के उतने सारे लोगों को समेट कर अपनी रचना में जगह देते हैं और उनके मनोविज्ञान के भीतर भी जाते हैं। तो
तो इसलिए प्रेमचंद के यहाँ बहुत सारे पात्र हैं और प्रेमचंद केंद्रीकरण करते हैं किसान मजदूर। हमारे यहाँ अक्सर ये माना जाता है और किसान को भी एक ग्लैमराइज किया जाता है। इसीलिए मैं वीरेंद्र यादव जी की बात और उनके लेखों से ही इस बात को रखना चाहती थी कि ठीक है कि प्रेमचंद के उस जमाने में रामविलास शर्मा ने अपनी यांत्रिक वर्गीय समझ के आधार पर, हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने बहुत सही बातें लिखी जिसे हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम उन आलोचकों ने डायलेक्टिक्स को, वर्ग को, पूंजी को उस वक्त लिखते तो थे, लोग पढ़ते तो थे, समझते थे, या कम से कम वो शब्द आते तो थे। आज वो शब्द भी आना मुश्किल हो गया। अभी मैं यहाँ डायलेक्टिक्स लिख कहूंगी तो लोग कहेंगे कि अब सिद्धांत की बात क्यों प्रेमचंद पर हो रही, तो अब सिद्धांत यहाँ कहाँ से आ जाए, ऐसी भी बात हो जाती है। लेकिन रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने लगातार उन चीजों को कहा। नामवर सिंह ने कहा इतिहास को हम डायलेक्टिकल तरीके से नहीं देखेंगे तो इतिहास इकहरा हो जाए। अपने अपने अनुसार, अपने अपने सुरक्षित कोणों के अनुसार सबको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन और तथ्य मिल जाएंगे। और आज पूंजीवाद वित्त पूंजी के उस संकट या वित्त पूंजी के उस चरम स्थिति पर खड़ा है जहां इंफॉर्मेशन भी एक कमोडिटी है, एक माल है, और हम आप जो ये सब बातें कर रहे हैं ये कहीं जा नहीं रहा है, ये बिकता है। आप मोबाइल पर जरा सा कोई चीज देखेंगे, ठहर जाइए तो वो आपको आने लगता है। यानी कि आपकी सूचनाएं जो है वो बाजार में बिक रही है। तो सूचनाएं ज्ञान नहीं हो सकती, उसका विश्लेषण किस आधार पर किया जाना चाहिए। सूचनाओं का अंबार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सारे मोबाइल, सारी चीजों में सूचनाओं का अंबार है। आप प्रेमचंद पर भी तमाम सूचनाएं मिल जाएगी, नवजागरण पर भी, हर चीज पर तमाम सूचना मिल जाएगी, और हमें अपने अपने हिसाब की सूचनाएं भी मिल जाएगी। कुछ स्त्री वाली मिल जाएगी, दलित वाली भी मिल जाएगी, कुछ अल्पसंख्यक वाली भी मिल जाएगी, और फिर उस आधार पर हम अपने अपने तरह का एक विश्लेषण रख सकते हैं, जो जरूरी भी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। तो प्रेमचंद इस जद्दोजहद में हमको ये समझना होगा कि जब उस समय रामविलास शर्मा यांत्रिक ढंग से अगर वर्ग को ही ज्यादा तरजीह दे रहे थे, तो वो जमाना तो निश्चित रूप से सामंती समाज का जमाना था और मजदूर यहाँ का जमीन से बंधा हुआ था वहां का। लेकिन पूंजीवाद के आते ही सामंतवाद वो नहीं होता है जो अचानक बोल देते हैं सामंती दिमाग के आदमी को या सामंती दिमाग के लोग। सामंतवाद एक पर्टिकुलर शब्द है जिसमें कि मजदूर जो है जमीन से बंधा होता है और पूंजीवाद में मजदूर जो है वो जमीन से फ्री हो जाता है। तो प्रेमचंद के जमाने में तो वो मजदूर था, और प्रेमचंद कहीं भी किसान को ग्लैमराइज नहीं करते, वे हमेशा उसको पिछड़ा भी दिखाते हैं। आप 1.25 सेर गेहूं को लेंगे तो 1.25 सेर गेहूं का जो शंकर है उसके अंदर एक सामंती भाववाद है कि चलो ये लोग तो मतलब पुराने लोग हैं, करते आए हैं, दान दक्षिणा वगैरह की भी बात करता है। लेकिन जो उसका भाई है जो धीरे धीरे मजदूर होने की प्रक्रिया चल रही है वो एडवांस्ड है। वो कहता है कि क्यों ये हम लोग जौ खाएंगे और ये खाएंगे और ये लोग गेहूं खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो एडवांस जो उत्पादक शक्तियां हैं, जो आगे के समाज को आगे ले जाने वाली ताकतें हैं, वो किसान से होते हुए मजदूर में जो जा रही हैं, वो मजदूर ही असली ताकत होगी। ये जाहिर बात है और ये इतिहास की बात है। और इसी तरह वो होरी में भी दिखाते हैं। होरी बहुत सामंती है, पत्नी को भी पीटता है। हालांकि धनिया की महिमा पर बहुत सारी बात होती रहती है, तो मैं उस पर क्या बोलूं। धनिया तो बहुत सजग, बहुत चेतना संपन्न स्त्री है, वो सब बातें बहुत हुई भी हैं। लेकिन होरी बहुत पिछड़ा किसान है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं गोदान को तो हम होरी के मार्मिक और ग्लैमर में, क्योंकि होरी की मौत हमें ग्लैमराइज कर देती है, किसान की मौत। और एक किसान आज भी मर रहा है, लेकिन वो किसान उस किसान से तब्दील हो चुका है, ये वही किसान नहीं रह गया है। और हम चाहते हैं जो किसान मजदूर के बीच कदम नहीं रखना चाहते, हम लेखक, हम बुद्धिजीवी, उन्हें प्रेमचंद वाला ही किसान दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज के किसान के बीच ही नहीं है। वो प्रेमचंद के जमाने वाला किसान और मजदूर हमें दिखाई देता है खटा चिथड़ा पहना और उसी तरह से किया हुआ, जबकि मजदूर को बहुत एडवांस ताकत के रूप में पूंजीवाद ने उसको आधुनिक कर दिया है। पूंजीवाद की जरूरत है मजदूर, और वो आगे इतना एडवांस होगा कि उसके पास ऐसी चीजें होंगी कि वही समाजवाद में अगली सरकार, अगली दुनिया चलाने वाला है, वो पीछे थोड़ा ही है। तो गोबर में आप वो देखेंगे कि कैसे वो शहर की तरफ जाता है। तो क्या जब रामविलास शर्मा ने ये समस्या खड़ी कर दी कि वर्गीय ढांचे में उन्होंने उस समाज को देखा जहां पर कि जातिगत समस्या भी है, वर्ण व्यवस्था है, सामंतवाद है, वहां उन्होंने उसको न लेते हुए वर्ग को यांत्रिक तरीके से लागू कर दिया। तो क्या आज हम इस जगह पर आ गए हैं कि हम
वर्ग को हटा करके जाति पर चले आए, या आज जब पूंजी जो है वो वर्ग को रेखांकित कर रही है तो हम जाति पर आ गए। उलट नहीं हो गया है। जिस वक्त थोड़ा जाति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त हम जाति पर नहीं वर्ग पर थे, और आज हम वर्ग पर होना चाहिए तो हम जाति पर हैं। अपनी अपनी अस्मिताओं की लड़ाई में सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उस पर लगा रहे हैं। प्रेमचंद इसी तरह महिलाओं को भी देखते हैं। उनकी एक छोटी छोटी कहानियों से मैं उदाहरण देती हूँ, बड़े उपन्यासों से उदाहरण नहीं दूंगी और समय कम है, बस जल्दी मैं भी समेटने की कोशिश करती हूँ। तो उनकी कहानी दूध का दाम में आप देखेंगे कि किस तरह से जो महिला है, भूंगी उसके नाम की महिला है, और शुरू में ही आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि महेश नाथ जो है वो बड़े जमींदार हैं, लेकिन नर्स और डॉक्टर बुलाने के लिए उनकी भी आधी जायदाद बिक जाएगी। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े जमींदार, जो समृद्ध जमींदार थे, उनके पास मुद्रा नहीं थी, करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम से वो समृद्ध थे, लेकिन बाजार लायक उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए नर्स और डॉक्टर नहीं बुला पा रहे थे। उधर शहरों में सुधार और बाकी चीजें चल रही थी, और उसमें आप भूंगी को देखेंगे कि किस तरह से वो प्रतिवाद करती है, और वहां आप देखेंगे भूंगी का जो बच्चा है और वो किस तरह बोलती है कि वो कहता है कि भंगी भंगी ही रहेगी, तो कहती है कि भंगी को आप लोग क्या आदमी बनाएंगे, हम आदमी बनाते हैं आप, ऐसा वो बोलती है। और इसके बाद उसका बेटा जो मंगल है, वो एक कुत्ते के साथ किस तरह से उसकी दोस्ती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद के साहित्य में कुत्ता किस तरह से आता है, चाहे वो पूस की रात हो, चाहे वो दूध का दाम हो। और इसी तरह याद कीजिए योगेंद्र आहूजा की कहानी द डॉग स्टोरी, उसमें उन्होंने कुत्ते को क्या प्रतीक, क्या रूपक में बांध करके किस समाज की बात की है। या फैज अहमद फैज की वो नज्म कुत्ते, ये दुनिया के आवारा बेकार कुत्ते, वो नज्म आप पढ़ लीजिए। या पब्लो नेरुदा की एक कविता है, मर गया मेरा कुत्ता, उस दिशा की कविता नहीं। तो इस तरह से दलित और स्त्री की अस्मिता प्रेमचंद यहाँ अलग नहीं है। अगर हम देखेंगे तो वहां पर घरेलू कामगार के तौर पर स्त्रियां हैं जो दलित भी हैं। हमें तय करना है कि आज के वर्गीय ढांचे में बदलते हुए समाज में उन महिलाओं को हम सबसे पहले दलित अस्मिता से नवाजें या मजदूर अस्मिता से नवाजें। कहाँ हम सरकार को ज्यादा झुका सकते हैं, कहाँ हम शासन व्यवस्था को बता सकते हैं कि हमारी ताकत जो है एज अ दलित आपको झुका सकती है, वो भी है। अगर आप दलित के रूप में हमारा शोषण करेंगे तो हम बोलेंगे, लेकिन मजदूर के रूप में हम काम जब छोड़ देंगे तो आप तो हमें कहीं कुछ नहीं कर सकते। दलित के रूप में तो राज्य हिस्सेदारी भी देता है ना। स्टेट ऐसा होता है कि जब कुछ लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो उनके अपने हिस्से, अपना जो भी बांट बखरा उसका होता है राज्य का, उसमें हिस्सेदारी में थोड़ा लगा देता है और बाकी को छोड़ देता है। तो इसलिए हमारी पहचान क्या हो, एज अ स्त्री, एज अ दलित, एज अ मजदूर। एक ही स्त्री तीन पहचान के साथ, या और भी कई पहचान आप उसमें जोड़ लीजिए, हो सकती है। तो उसको कौन सी पहचान ऐसी होगी जो ताकतवर तरीके से असर्टिव हो सकती है राज्य और शासन व्यवस्था के लिए, वो कौन सी चीज होगी, वो पहचान चुनने की बात है। और प्रेमचंद इसी तरह देखिए कि नैतिकता में आप देखेंगे कि सोना, रूपा और धनिया जो पिछड़े सामंती किसान से आई हैं, उनकी नैतिकता, और झुनिया, सिलिया और कुछ और पात्र हैं उनकी। उसमें मीनाक्षी नाम की एक पात्र है जो सबसे दबी हुई पात्र रहती है, लेकिन एक दिन अपने पति को कोड़े से पीट करके आती है। इसलिए जब वो कहानी मैं पढ़ती हूँ, घास वाली कहानी भी अगर आप पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, घास वाली अगर आप कहानी पढ़ लेंगे तो विजयदान देखा कि एक कहानी है अनदेखा अंतस, जिसमें घोड़े पर सवार राजा आता है और वो कहता है तुम्हारा रूप सौंदर्य गुजर होकर के तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो और चलो मेरे साथ। उसके बाद जिस तरह से वो प्रतिवाद करती है और बहुत कायदे से ज्ञान के महिमा मंडन जो बड़े बड़े एलीट क्लास को दिया गया है उसकी भी धुलाई वो जिस तरह से करती है, उसी तरह मूलिया जो है घास वाली किताब की कहानी में कहती है, और कहती है कि हमारे अब वहां पर हमें खोजना होगा कि जो मजदूर औरतें हैं, और वहां देखिए कि वो घोड़ा चलाता है, और फिल्म याद आती है नया दौर जिसमें कि मोटर गाड़ी आ गई है तो घोड़े अब खत्म हो रहे हैं, और इसलिए उनको गरीबी है और वो घास छील कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वो बोलती है कि हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, और तुम्हारे घर में जो औरतों के साथ होता है और जो जो तुम्हारे घरों में घुसे हुए उनको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, तो तुम हमारे। और फिर उस नैतिक कहती है कि मेरा पति मुझे इस तरह से रखता है, लेकिन जिस दिन वो मुझे नीचे करके रखेगा मैं उसको भी छोड़ दूं, वो बोलती है। तो इस तरह की नैतिकता जो मूल्य है, श्रम की संस्कृति के साथ जो मूल्य पैदा
पैदा हुआ है, मैं अलग नहीं कर पाती स्त्री को और दलित को प्रेमचंद के साहित्य में। छोटी सी बात करके लास्ट बस कर देती हूँ। कफन में भी यही चीज है। कफन में मैं मानती हूँ कि जो दलितवादी आलोचक हैं जो कहते हैं कि जो गुड़िया है वो मर गई और कोई उसको देखने नहीं आया, जाहिर सी बात है कि सामान्य गांव में ऐसा नहीं होता था कि महिलाएं वहां पर हो और एक सामूहिक चीज होती थी, और ज्यादातर महिलाएं जो प्रसव कराती थी वो इस तरह के जातियों से होती थी जिसमें एक्सपर्टाइज होती थी। कांचा इलैया की किताब जो है वो श्रम की गरिमा आप देख लीजिए कि कैसे छोटे छोटे, जिसको हमने आज इतना बड़ा काम समझ रखा है, उसको कैसे ग्लैमराइज और कैसे उन लोगों ने वो किया। तो वहां की बात तो सही है, लेकिन वहां हमें ध्यान देना चाहिए कि कफन जो है वो एक ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रतीक है, और अंत में जिसे लुम्पेन सर्वहारा के तौर पर जो बार बार वहां पर निराश है और कहते हैं कि किसानों का संगठन बन रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे, कुछ तो नहीं होता है उसकी वजह से, और फिर वो एक तरह की अराजकता और निराशा में पहुंचते हैं। उसके बाद कफन पर जो वो टिप्पणी करते हैं, उस कफन को लेकर इतना सेंसिटिव होने की हमें क्यों जरूरत है? क्यों हमें कफन जैसी ब्राह्मणवादी संस्कृति के कर्मकांडों को अपने लिए लाने के लिए अपने को उसके आधार पर सेंसिटिव करने की जरूरत? हमें तो उसे छोड़ देने की जरूरत है गीसू और माधव के माध्यम से। इस तरह की बहुत सी कहानियां, सुहागी कहानियां जो बहुत अलग दिशा में जाती है, लेकिन उसमें आप देखिए स्त्री की ताकत। घास वाली कहानी में खासतौर से आप देख लीजिए, दूध का दाम में जो स्त्री की ताकत आई है, बड़े घर की बेटी को छोड़ करके आप बेटों वाली विधवा जो सर ने अभी कहा उसको देख लीजिए। ऐसी बहुत सी कहानियां जहन में हैं जो हम दलित और मजदूर स्त्रियों के बीच में देखेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि सामंती समाज में जो गांव का काम होता था वही मजदूरी हुआ करती थी। तो वो स्त्रियां मजदूर पुरुषों से पीछे थी, लेकिन वे भी घरेलू काम के साथ साथ कुछ पेड़ काम भी कर रही थी और धीरे धीरे मजदूर की पहचान में तब्दील हो रही थी। आज समय बदल गया और हम जो है उस जाति की लड़ाई सांस्कृतिक तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक तौर पर हम वर्ग की लड़ाई के लिए ज्यादा हमारा समय हमको बुला रहा है। और प्रेमचंद ने इसी पूरे संरचना को उधेड़ा है। वे किसान पर केंद्रित जरूर है, लेकिन वो अगली ताकत, अगली उत्पादक शक्ति जो मजदूर बन रहा है उस पर उनका ध्यान ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ी हुई ताकत है, और अगर आप उसको पहचानते हैं तो उसके साथ खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।